दोस्तों, कहा जाता है बिजली जब चमकती है आकाश बदल देती है, आंधी जब धमकती है दिन रात बदल देती है, धरती जब दरकती है सीमांत बदल देती है, और नारी जब गरजती है तो इतिहास बदल देती है। और आज ऐसी ही नारी, ऐसी ही शख्सियत हमारे बीच मौजूद है। इनकी तारीफ में क्या कहूँ, ये लेखिका है, लोक गायिका है, समाज सेवी है और ना जाने क्या क्या, और इनका नाम आप सभी ने ज़रूर सुना होगा। तो बिना किसी देरी के मिलवाते हैं आपको हमारी आज की खास मेहमान से। हमारी आज की मेहमान है कृष्णा ठाकुर जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मेघा, आपने बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी। नहीं मैम, आप बिल्कुल तारीफ के काबिल है, और हिमाचल का हर एक शख्स आपको जानता है। हिमाचल ही नहीं, हिमाचल के बाहर भी आपको लोग जानते हैं। और आपकी इस शानदार सफ़र की शुरुआत हम शुरू से शुरू करना चाहेंगे। आपके बचपन में जाना चाहेंगे कि आप कैसे परिवेश में पली बड़ी, किस तरह का माहौल रहा, और जब आप अपने बचपन को याद करती हैं तो आपको क्या कुछ याद आता है? मुझे लगता है लौटना पड़ेगा इस सफ़र के बाद। आज सुबह से रात से जो सफ़र चला है उसी उसी की तरफ लौटना पड़ेगा पीछे बचपन में जी। बहुत कई मेरी ज़िंदगी की कई यात्राएं हैं। जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ की शाखाएं होती हैं, उसी शाखाओं की तरह मेरा जीवन रहा। एक शाखा खिली, फिर लौट के मेन पे आ गए, फिर दूसरी शाखा खिली, इसी तरह से जिस तरह से आपने थोड़ा सा परिचय दिया। तो प्रयास करूंगी कि किस तरह से मैं इस सफ़र में पहुंची हूँ। जी। अपनी कविता की 2-3 लाइनों से आपको शुरुआत करती हूँ। अरे उससे खूबसूरत क्या ही क्योंकि होगा। आज का जो सफ़र है इसी से ही संबंधित है हमारा। मन में हलचल होती है तो गीत बना लेती हूँ। अरे मन में हलचल होती है तो गीत बना लेती हूँ। दुख सुख साझा करना हो तो गुनगुना लेती हूँ। कभी जन जागरण करना हो या जनचेतना लानी हो जी, तो पंचम स्वर में गा लेती हूँ। तो पंचम स्वर में गा लेती हूँ। मेरे जो खासकर संगीत की यात्रा जिस के लिए हम आज यहाँ बैठे हैं जी, उसमें मेरा कई रंग रहा। मैंने जो मेरा संगीत था, जो मेरा लोक संगीत था, उसको मैंने समाज सेवा में लगा दिया। उसके साथ आप आगे समझिएगा कि किस तरह से मेरी यात्रा रही होगी। जो लोक हमारा मिट्टी से जुड़ा हुआ लोक एक अलग चला, जो मेरा रचनात्मक लोक एक अलग चला। आज शायद बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो उनको कई तो मानते ही नहीं उन्हें कि मेरे गीत, लोग सोचते हैं ये पारंपरिक ही होंगे। लोगों के बीच में इतने मतलब मशहूर हो गए कुछ एक गीत। तो मेरा बचपन ऐसी जगह पे मैं पैदा हुई जहाँ हम लोग बिल्कुल ही प्राकृतिक वातावरण था। आप सोचिए कि हम लोग शहर की चकाचौंध से, इन चीज़ों से, मतलब भौतिक चीज़ों से बहुत दूर थे। हम बिल्कुल प्रकृति के मध्य। मेरे गांव का नाम है रुंगा, जहाँ मैं पैदा हुई। उसके बाद हम फोजल गांव में, जो मेरा प्राइमरी में जब मैं पढ़ने लगी प्राथमिक शिक्षा में, तो फिर हम फोजल आ गए। तो वहाँ पैदा हुए बेटियां मेरे समय में, मतलब बहुत पहले का समय तो नहीं है, लेकिन उस दौरान ऐसा होता कि बेटियों को कम ही पढ़ाते थे। तो छोटे भाई को पढ़ाना था, उसको पढ़ाने के लिए मुझे उस जंगलों के रास्ता गुजरता था जी। तो उसको स्कूल ले जाने के लिए 3-4 साल मुझे भी स्कूल भेजा गया। उसके बाद मुझे नहीं पढ़ाना था, तो उसी नहीं पढ़ाना था, तो उसके आगे मुझे ऐसा लग गया, वो कहते हैं ना बेलत लग गई। जी, वो शौक था बहुत ज़्यादा पढ़ने का। घर की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी, तो वो उस पढ़ाई करने के लिए बड़ी ज़िद करनी पड़ी, बड़ी लड़ाइयाँ करनी पड़ी, बहुत मतलब मुशक्क़त करनी पड़ी इतने छोटे से जीवन से। जी। तो एक मैं छोटा सा इंसिडेंट शेयर करूँगी आपके साथ। जब चौथी में मैं पढ़ रही थी, पास हो गई, क्योंकि फर्स्ट ही आती थी मैं। जी, रिकॉर्ड ही रहा है आगे तक, फर्स्ट ही आना है। अरे वाह। तो फिर चौथी में मुझे नहीं पढ़ाना था, क्योंकि हम निचले घर आ गए थे तब तक। तो मेरे छोटे भाई को किताबें ले आए, मुझे किताबें नहीं लाए। तो जब बस से उतरे, जिन मेरे चाचा जी को बोला था किताबें लाने के लिए, तो मैं सकते में आ गई कि मुझे क्यों भाई, किताबें तो एक ही जोड़ी आई थी।
और उन्होंने कहा कि याद नहीं रही, मैं भूल गया, एक ही सेट लेके आ गया, तो अगले बार ले आऊँगा। उन्होंने मेरे ख्याल से पिताजी से बातचीत हुई होगी कि छोटे को ही पढ़ाना, मुझे नहीं पढ़ाना। तो मैंने तो हगामा कर दिया। तंदूर के पास बैठे थे, एक मांजरी होती थी ना, पहले ज़माने मांजरी होती थी पराल की, आपके तो नहीं, अब हमारे टाइम में धान के जो तो मैंने उसको नई मांजरी को पूरा उखाड़ के तंदूर के पास ऐसा ढेर लगा दिया उसका। यानी कि पढ़ने का इतना शौक था कि बहुत ज़्यादा, मतलब था कि पढ़ना है मुझे, कुछ करना है। शायद कुछ डेस्टिनी भी होती होगी कि मुझे पढ़ना था और इसलिए मुझे ये संघर्ष करना पड़ा। बस उसके बाद फिर ये यात्रा चलती रही, लड़ते झगड़ते, घर में पढ़ना अलाउड नहीं था। तो इसके साथ साथ मेरी जो संगीत की यात्रा भी चली। गांव में आपको पता है हमारा जो लोक संगीत है वो एक दरिया की भांति है। वो जो जिस तरह से बहता जाता है, वहाँ गीली मिट्टी करेगा, जैसे जैसे बीज वहाँ पड़े होंगे वो बीज उगते जाते हैं, उगते जाते हैं। और आज के परिप्रेक्ष्य में मैं बताऊँ आपको, लोक संगीत का यही मुझे लगता है मुहावरा ठीक है, क्योंकि जिस दिशा में हमारा लोक संगीत जा रहा है, तो उसी हिसाब से जैसे हम बीज बोएंगे तो हम वैसा ही उगेगा। तो हमें, मुझे लगता है कि हमें अच्छे बीज बोने की ज़रूरत है। जो ज़रूरी नहीं है कि हमारा इतिहास और पुरानी चीज़ें सब ठीक भी हैं, ऐसा नहीं मैं कहती हूँ, क्योंकि परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। तो लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बहुत अच्छी हैं हमारी पहले की, चाहे वो संगीत हो, खान पान हो, हमारा वेशभूषा हो, परिधान हो। तो ये जो प्रवाह है, इस प्रवाह को जो अच्छी संस्कृति हमने आगे आने वाली पीढ़ियों को देनी है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है हमें अच्छे बीज बोने होंगे। बहुत ही खूब। कृष्णा जी, जैसे आपने बताया कि जो ज़िंदगी का सफ़र है वो कहीं ना कहीं मुश्किल भरा तो था ही, और आपने एक खूबसूरत बात कही कि जिस तरह से वृक्ष की शाखाएं होती है उस तरह से जीवन रहा। पढ़ाई के लिए पहले संघर्ष किया, तो जब पढ़ाई के लिए संघर्ष किया तो संगीत के क्षेत्र में जब आपने कदम रखा होगा तो वो भी संघर्ष पूर्वक ही रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा। तो जब संगीत के क्षेत्र में आपने कदम रखा तो वो सफ़र किस तरह से रहा? जी, शुरुआती दौर तो ऐसा था जब छोटी थी, बहुत छोटी। आपको पता है कि हमारे जो परिवेश है, हमारा जो संस्कृति है, वो बिना संगीत के नहीं है। लोक हमारे रगों में, हमारे खून में बहता है, तो वो बिना संगीत के नहीं है, क्योंकि जीवन से लेकर मृत्यु तक के हमारे लोक गीत हैं। इसका ये गवाह है कि हमारी जो सांस्कृतिक जो हमारा समाज रहा है वो कितना समृद्ध रहा है। तो उस तरह से जब छोटे थे तो पहले होते थे सामूहिक कार्य सारे, ज्वारी जिसे कहते हैं, पूरे हिमाचल में मुझे लगता है ज्वारी समझ जाते हैं सभी, सामूहिक कार्य, चाहे वो खेती बाड़ी का हो, चाहे घर बनाने का हो, चाहे छोटे छोटे, चाहे इवन गोबर ढोने के, लकड़ी काटने के, शादी ब्याह के, सारे सामूहिक कार्य होते थे। तो उन सामूहिक कार्यों में भी गीत हैं हमारे। जैसे अब देवताओं, आज भी, बाकी तो चलो काफ़ी ख़त्म हो गए। अब जैसे धान लगाते हो, गाजे बाजे के साथ धान लगाया जाता था, वो तो चलो कुछ एक अब हमारी पीछे छूटती जा रही है। लेकिन हमारी जो देवभूमि है, आज भी देवता कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक किस्म का उनका प्रभुत्व है, कृपा तो है ही है, प्रभुत्व है। हम उनके इर्द गिर्द चलते हैं, उनका जो सामाजिक दायरा है, उनकी जो मान्यता है, हमारा समाज उनके इर्द गिर्द चलता है। तो उस दौरान जो गीत थे, वो जो गीत थे, उस दौरान हर कार्यों के गीत होते थे, है ना जी। तो आज वो छूटते जा रहे हैं। लेकिन जैसे आज की देव कार्यों के जो गीत है, हिसरू गीत हैं, वो जो जोश भर देते थे, हईशा वाले गीत, ये वो, तो उस तरह के गीत आज भी प्रचलन में है हमारे। तो अब छोटे में तो शाम को जब बैठते थे, तो छोटी जैसी थी मैं, बहुत छोटी थी, तो एक झुंड निकाला करती थी तो सब बैठे होते थे हम लोग, तो उसके बीच में नाचती थी, तो बहुत सराहते थे। कई बार तो मुझे 5 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे भी मिलते थे, तो मैं बहुत खुश होती थी। तब तक तो ठीक था। जब घर से बाहर निकलने की बारी आई, फिर तो आप सोचिए क्या हुआ होगा। बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, बहुत ज़्यादा। स्कूल में ही शुरुआत हुई थी, क्योंकि स्कूल से ही, बाल सभा से ही शुरुआत हुई। दिखती सी बात है, अगर हम लोग प्रोफेशनल की बात करें, प्रोफेशनल तो बहुत बात किया है, मतलब बाहर निकलने, कदम रखने, घर से देहरी से बाहर कदम रखने की जब बात चली, तो फिर जब बाहर टूर्नामेंटों में जाने लगे, ये सब, तब बहुत विरोध होने लगा उसके बाद। तो वो यात्रा काफ़ी मुश्किल थी। यात्रा काफ़ी मुश्किल रही आने के। तो क्यों ना एक गाना सुन लिया जाए देव कार्य से जुड़ा हुआ, या कोई ऐसा गाना जो
आपके दिल के बहुत करीब हो, क्योंकि आप बात कर रहे थे कि बचपन में किस तरह से वो सारे लोग झुंड में बैठते थे और आप बैठ के जो है वो एकदम गाना गाते थे, और वो अभी जब आप मुस्कुरा के वो पल याद कर रहे थे ना, ऐसे लग रहा था कि आप जीवंत उस पल को जी रहे हो। तो एक गाना हो जाए हमारे दर्शकों के लिए। जरूर जरूर, क्योंकि वो बिंब बनता है। अब मैं तो उस यात्रा से गुजरी हूँ, तो मेरे अंदर एक बिंब बनता जा रहा है कि कैसे वहाँ रहते थे, कैसे हम काम कार्य करते थे। तो आगे चलकर हम लोग अब आज कहाँ आकर पहुँच गए हैं। तो गीत तो आकाशवाणी से शायद मैंने शायद सैकड़ों सैकड़ों गीत गाए हैं जलंधर दूरदर्शन से। तो एक भौरू सुना देती हूँ पहले, देवताओं से संबंधित, फिर एक अभी एक रचना की है, मैं उसको सुनाती हूँ। हो ऋषि मुनिरा उतरे कुंठ मोना, हो देवा देवीरा प्यारा भाड़ा, हो देवा देवीरा प्यारा लो, हाँ पानी जाय रुहेरा बोला, बागरे कैंडी चोखिना, ओ देश भी बोला हिमाचल हराए, हायो देवा दानिया रे अधिक ढोलू रे पानियाना, ओ भंवरू रामा भराए। बेहद खूबसूरत। ये भौरू है, इस बहुत सारी विधाएं हैं इसमें, लामण है, दोहे हैं, छोटे बहर के भौरू है, अन्य साइड निर्मल साइड हमारी जो नैनियाँ गाई जाती हैं। तो ये आज मैं गा नहीं पा रही हूँ इस सफर के कारण। जी बिल्कुल। दर्शकों से भी भौरू की आपने बात की, थोड़ा बताना चाहेंगी, थोड़ा जिक्र करना चाहेंगी भौरू के बारे में कि किस तरह का विधा है, क्या है? एक अनिबद्ध गायन है हमारे संगीत में। पहले क्या था कि बहुत ज्यादा अनिबद्ध गायन होता था, निबद्ध नहीं होता था, जो तालबद्ध हो। तो उसमें हमारे लोकगीत भी अनिबद्ध हैं बहुत सारी, जो पहले के मैंने जो बुजुर्गों से सुने हैं। थोड़ा सा शौक रहा, तो फिर जब इस यात्रा में निकली तो हम लोग पीछे चले गए, तो वो सुनने को मतलब शौक लगता था, गाँव चली जाती थी मैं सुनने, बुजुर्गों के साथ मेरी बहुत बनती थी। तो ये एक किस्म के जो हमारे दो भौरू थे, ये सिर्फ दो भौरू नहीं थे हमारे, ये हमारी जो जीवन था वो भी थे, एक किस्म के मैसेंजर भी थे। जब मैं छोटी थी, मैं छोटे में ही, आज मैं बचपन ही गुजार दूंगी मुझे लगता है, छोटी थी तो हम लोग भेड़े और डंगरे चराने चले जाते थे। तो एक दूसरी धार पे वहां से जैसे मैंने भौरू गाया तो सामने से जवाब आ जाता था, हमें नहीं पता कौन है वो, लेकिन जवाब आता था। तो इस तरह से, क्योंकि आवागमन के साधन कम थे, तो इस तरह से कम्युनिकेशन होता था उस दौरान। बहुत ही खूब। और आपकी बातों में, आपके गानों में, सब में भी जो विशुद्ध लोक संस्कृति की झलक है ना, वो साफ साफ देखने को मिलती है। और आपने जिक्र किया अभी दूरदर्शन का, आकाशवाणी का। जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रही थी, मात्र 8 साल की उम्र से आप गाती आई हैं, तो वो सफ़र कैसा था? और आपको अगर कुछ याद हो कि उस 8 साल की बच्ची ने पहली बार क्या गाया था, तो वो आप गुनगुना दे, तो आपका तो वो पल आप फिर से जी ही लेगी, और हमें भी सौभाग्य प्राप्त होगा उस पल को जीने का। 8 साल से तो गा तो मैं बहुत छोटे से रही हूँ। आपने शायद मैं 8वीं में पढ़ती थी, तब मैंने ऑडिशन दिया था आकाशवाणी में। फिर जब 9th में मैं पहुंची तो पहली बार मेरी रिकॉर्डिंग यहाँ आकाशवाणी में हुई थी। तो आप कुछ गुनगुना दे वो, अगर आपको याद हो, तो उससे खूबसूरत और क्या ही होगा। इतना मुझे याद है कि ऑडिशन के टाइम तो गीत होते 10, 15, 20 गीत, उनमें से 3-4 गीत रिकॉर्ड होते थे। एक गीत सुना देते हैं। मुझे ध्यान नहीं आ रहा, चलो कोई भी गीत सुना देती हूँ। बिल्कुल, आप जो भी गुनगुनाएंगी वो खूबसूरत ही होगा। इतने प्यारे गीत आपने लिखे हैं, खुद गाए हैं। लिखे तो बहुत हैं। बिल्कुल।
हाडे बीता बोलालो परमानंदा कोटी फसुची कुरी ताराडेलो छिकुरी तारालो परमानंदा कोटी फसुची कुरी ताराडेलो हाडे बीता बोलालो परमानंदा कोटी फसुची कुरी ताराडेलो। ये घटना प्रधान गीत है ढीली नाटी जी। एक और सुना देती हूँ जी। हो चीची मामी ये हो लूपल पांदी दाची चलेगा हुबे जाना झेची मामी ये हो लूड़े बड़ा दिका थी चलेगा हुबे जाना झेची मामी ये हो लूप बोलाले पांदी दाची चलेगा हुबे जाना। बहुत सारे नाट्य थे अब मुझे। जी जी, बहुत खूबसूरत। तो आपने सबसे पहले गाने से शुरू किया अपने जीवन में और उसके बाद आप लेखन की ओर भी आगे बढ़ी, तो लेखन की ओर किस तरह से रुझान हुआ? देखिए गीत के जब गीत मैं बहुत छोटे से लिखना शुरू किया, मैं इतना जो संघर्षपूर्ण जीवन रहा ना, उसमें जो मेरी भावनाएं, जो संवेदनाएं, जो समाज में ठोकरें लगती थी, लोग कितनी बातें करते थे, जब मैं गाती थी तो नाचने वाली बोलते थे, खेलती थी तो नेचुरली थी वो ट्रैक सूट पहनने पड़ते, बोलते पैंट पहनती है, ये बिगड़ी हुई है, ऐसा कुछ बहुत कुछ नेगेटिव नहीं मैं कहूँगी कि मतलब लोग समाज ही वैसा था, तो इस तरह की बातें होती रहती थी। उसके बीच में वो नेगेटिव जो बातें थी, नकारात्मक जो बातें थी, वो मेरे जीवन में बहुत सकारात्मकता भर गए। उन चीज़ों को, संवेदनाओं को मैं कलम से उतारने में सक्षम हुई। छोटी छोटी बातें लिखती थी, कलम की, टाट पट्टी की, जो हम देवदार के उन जो टहनियों में झूलते थे उन झूलों की, आज भी मतलब कुछ एक गीत है मेरे पास, तो वो सारी चीज़ें मैं करती आई, तो लेखन वहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद तो जब मैं कोई मेरे ख्याल 9वीं में पढ़ती थी, तो उस दौरान हम लोग साक्षरता से जुड़ गए। फिर क्या हुआ कि फिर तो ऐसा लगा कि इस देश में शायद इस देश को हमें ही बदलना है। जो महिलाओं की स्थिति थी पूरे हिमाचल में, पहले हुआ कि हम लोग टूर्नामेंट के लिए बाहर जाते थे, फिर उसमें जब आ गए तो फिर हम जत्थों में आ गए, फिर वर्कशॉपों में आ गए। मेरा पहला, मुझे लगता है कि साक्षरता अभियान पहला आज़ादी की लड़ाई नहीं थी, दूसरी आज़ादी की लड़ाई नहीं थी, लेकिन मुझे लगता कि एक नारियों के लिए, महिलाओं के लिए तो पहला ही पड़ाव था ये, कि जब महिलाएं इतनी संख्या में घर से, देहरी से बाहर निकली थी। पहले घर के अंदर ही उनकी मतलब ऊपर बावड़ी से लेकर नीचे खूड़ तक, जो जानवरों तक, उतना ही जीवन था, वही चलता था, खेत घास वही उसमें। तो मुझे ऐसा लगा उस दौरान, शुरू में वो उद्वेलित करते रहे मुझे, तो बहुत सारे गीत बने। छोटे में एक गीत बहुत काफ़ी पहले लिखा था मैंने, ऐसे ही लाइन में सुना देती हूँ महिलाओं के लिए, वो काफ़ी पॉपुलर हुआ महिलाओं के बीच में। आई दुनिया बोला एक बराबरी, उठा बहनियों आगे बढ़ना। आई दुनिया बोला एक बराबरी, उठा बहनियों आगे बढ़ना। नोए ढंगे किरणे कोम सारे, हछुए नी फाड़ा एबे भरना। नोए ढंगे किरणे कोम सारे, हछुए नी फाड़ा एबे भरना। उसमें महिलाओं की व्यथा बताई थी कि कैसे पीठ में किल्टा लेके, गोद में बच्चा लेके फिर भी संघर्ष कर रही हैं महिलाएं। ज़्यादातर अनपढ़ होते थे, जैसे मेरे घर में भी लगभग अनपढ़ थे, कि मेरे भाई पढ़े हुए थे, तो यही कारण था कि मुझे भी ये संघर्ष। खूबसूरत कृष्णा जी, जो आप जिस तरह से आप खुद को बयां करती है, आपके जो व्यक्तित्व का वो जो आसपास जो आभा मंडल है ना, वो देखते ही बनता है। और आपके जो विचार है और वो जो गाने जो आप लिखती हैं और गाती हैं, दिल खुश हो जाता है। और एक
एक लोकगीत आपका हम अपने दर्शकों को भी ज़रूर दिखाना चाहेंगे, शुक्रिया। जो कहीं ना कहीं हमारे लोकगीत हमारी परंपरा को दिखाते हैं, हमारी संस्कृति को दिखाते हैं। तो उसी नज़र में एक लोकगीत हमारे दर्शकों के नज़र। बहुत ही खूबसूरत कृष्णा जी, आपके जो गीत है कहीं ना कहीं आपने अपने संगीत को देव कार्य में तो लगाया ही है, देवता की जो अनुकंपा है वो आपने दिखाई है, पर सबसे खूबसूरत जो आप बात कर भी रही थी, कहीं ना कहीं गीतों के माध्यम से ही आपने समाज सेवा कर ली, लोगों को जागरूक किया। वो चाहे नारियों की बात हो, साक्षरता की बात हो, नशे की बात हो, मुझे लगता है समाज से जुड़ा जो भी अहम पहलू है वो आप अपने गानों के ज़रिए आपने छुआ है, उसको छुआ नहीं बल्कि अच्छे से आपने उस पर बहुत खूबसूरत लिखा है। और आपकी हम बात कर रहे थे संगीत की, लेखन की, और किस तरह से देखती है सफ़र को? मुश्किल तो रहा होगा, आज कैसा महसूस करती है? आज बहुत, जब मैं ये बातें आपसे कह रही हूँ, आपने कहा कि मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है, ये अब कहने को बहुत अच्छा लगता है जी। एक समय था क्योंकि मेरे पीछे कोई ऐसा नहीं थी, सपोर्ट नहीं थी, मैंने कहा कि मेरे घर से ही विरोध था। घर पे जैसे मेरे पिताजी भी थे ना जी, अब आज मैं उनको सबसे आदर्श पिता मानती हूँ आज के दिनों में। आज जब समझ आई हमको, जब समझ आनी शुरू हो गई, एक समय था कि आज के जो माता पिता, मतलब मैं क्षमा भी चाहूँगी कि हम लोग बच्चों को इतना ज़्यादा सिक्योर कर रहे हैं, इतना कुछ कमा के रख रहे हैं कि हम लोग आगे कुछ करने को है ही नहीं। बिल्कुल। मैं अब जब छोटी थी तो मुझे लगता था दुनिया के सबसे बुरे माता पिता मेरे हैं क्योंकि कभी वो जड़ोते थे ना, जितनी मेरी ताकत है उसके ऊपर माँ बाप पत्थर ढो रहे थे, एक पत्थर और डालते थे, भाई क्या मौत आई तुम्हारे को, इतना तो करेंगे। घास का अगर मैं बहुत छोटी थी 10 पूले उठा रही हूँ तो 4 पूले और डाल देंगे, क्योंकि भाई काम करना है। तो हमें मालूम नहीं था उस दौरान कि आराम नाम की कोई चीज़ होती। आज हम बोल देते हैं ना, नहीं हम थके हुए हैं, उस दौरान नहीं मालूम होता था। एक काम खत्म होता था, गोबर निकाला तो पता है कि आगे रोटी बनानी पता, लकड़ी को जाना है, लकड़ी जाने के बाद पता है भाई जानवरों के नीचे बिछान लाने के लिए जाना है। तो वो ही मेरे गीतों में आ गए, वो जो सफ़र था। आज जो हमारे शायद मैं मतलब ये चिंतन ही बोलती हूँ कि इसी तरह से मेरा विमर्श रहा। नशे में उस वक्त थोड़ा सा था ये चीज़ें, आज सरकार भी बहुत कुछ कर रही है,
इस क्षेत्र में। उस दौरान बहुत सारे गीत लिखे। आज काफ़ी परिवर्तन भी आ रहा है, लेकिन हम कहीं दूसरी दिशा में जा रहे हैं। तो एक गीत की 2 लाइनें मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। उस तब का गीत है ये, बहुत सुनाते थे जब। हो मत रस्ते नशरे जांदा हो मानुआ, मत रस्ते नशरे जांदा हो, मत रस्ते नशरे जांदा हो मानुआ, मत रस्ते नशरे जांदा हो, दाग मत जीवा बेलांदा हो मानुआ, दाग मत जीवा बेलांदा। इसमें यही चीज़ें लिखी कि किस तरह से मतलब समाज में नशा ये कर रहा है, बर्बादी कर रहा है जी। इसी तरह का लिखने का जो सफ़र है, एक छोटा सा काफ़ी मशहूर हुआ गीत भी। बचपन में मेरे उद्गार थे, काफ़ी छोटे में लिखा था वो गीत। बेटा था भेजुलो पौड़ा, बेटी घोरा कमोंदी। पिताजी से एक बेटी की जो पीड़ा थी ना, वो सच्ची पीड़ा बात है मेरी। आज गीत लगता है लोगों को, लेकिन जब ये हमारा प्राइड ऑफ कुल्लू गिनीस, उसमें भी ये गीत गाया हुआ है महिलाओं ने, रिकॉर्ड हो गया वो। उसको भी 2 लाइनें सुना देती हूँ आपको। मुझे लगता है कि सुना के ज्यादा ठीक रहेगा। बिल्कुल। आज जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, वो तो चाहते हैं कि आप जब बोलती हैं, वो जब आप बोलते हैं ऐसा लगता है गाना ही गा रही हो, पर वो आपको खासकर सुनना चाहेंगे कि आपके जो गाए गीत है और आज आप उनको लाइव सुना दे, तो वो आप ही को देखने के लिए बैठे हैं मैम। प्लीज, सौभाग्य है हमारा, हमारे दर्शकों का और हमारे हिमाचल को आप पे बहुत गर्व है। शुक्रिया मेगा। गीत तो इतने मतलब सैकड़ों गाए। मुझे ये गीत मुझे गाने इसलिए सोचती हूँ मैं कि संगीत बहुत बड़ा क्रांतिकारी एक माध्यम होता है समाज में पहुंचने के लिए। जब आज़ादी की लड़ाई थी उस दौरान भी देखो कितने गीत बने, रंग दे बसंती जैसा, सरफरोशी की तमन्ना जैसा, जिन्होंने आज़ादी के। अब बाबा कांशीराम जी को देखो, बिल्कुल कृष्णा जी, उनके ऊपर भी मैंने गीत बनाए हुए हैं, वो भी काफी मतलब बिल्कुल हम जरूर सुनना चाहेंगे। सोशल मीडिया पे लोगों ने आपका शायद हर एक गाना देखा होगा, लेकिन लाइव सुनने का अलग मजा है, तो आज तो लाइव सुनेंगे हम। हो बेटा ता भेजुलो पढ़दा, बेटी घराक मोंदी, घराक मोंदिलो बापुआ, तेरी बेटी घराक मोंदी। बेटा ता भेजुलो पढ़दा, बेटी घराक मोंदी, घराक मोंदिलो बापुआ, तेरी बेटी घराक मोंदी। बेटा ता भेजुलो खेलिदा, बेटी गोबरा ढोंदी। बेटा ता भेजुलो खेलिदा, बेटी गोबरा ढोंदी। गोबरा ढोंदी रे बापुआ, तेरी लाडली गोबरा ढोंदी। हो गोबरा ढोंदी रे बापुआ, तेरी लाड़े की गोबरा ढोंदी। बेटा ता भेजुलो खेलिदा, बेटी गोबरा ढोंदी। गोबरा ढोंदी रे बापुआ, तेरी बेटी गोबरा ढोंदी। इसमें जो बचपन का चुहलवादी थी ना, कि किस तरह से वो, भाई उसको क्या पता है कि सामाजिक क्या दायरा छोटे बचपन में। उसे लगता था बेटा तो खेल रहा है, बेटा तो पढ़ रहा है, तो मुझे क्यों ये रिस्ट्रिक्शन है। तो एक और इसी तरह का गीत था कि उसको मालूम नहीं है बचपन है, वो अपने भाई को कह रही है, उसका छोटा भाई कह रहा है उसको, वो मैंने गीत में ढाला है कि बहन तू क्यों घर में बैठी हुई है, तू स्कूल को चल। स्कूल में जब ये DPP वगैरह चला था, सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान चला था, तो उसको लगता था स्कूल में इतना परिवर्तन हो रहा है, तो भाई मेरी बहन घर में क्यों बैठी हुई है। तो उस बाल मन को मैंने गीत में कोशिश की है डालने की। 2 लाइनें ये भी सुना देती हूँ। जुग बदलू होछिलो भिड़े, माढ़ू जुगा संगे जांदे हो। जुग बदलू होछिलो भिड़े, माढ़ू जुगा संगे जांदे हो। होरी को माबे उमर सार,
ध्याड़े नी पढ़े रे एंदे हो जुग बदलू हो चिलो भिणे माणू जुगा संगे जांदे हो होरी को मावे उमर सारी ध्याड़े नी पढ़े रे एंदे हो जुग बदलू हो चिलो भिणे। इसमें बताया उसने कि अब स्कूल पहले जैसे नहीं है, वहाँ खाना मिलता है, वर्दी फ्री में मिलती है, ऐसे ऐसी उसमें गीत में मैंने जोड़े हैं। तो बहुत ही खूबसूरत इस तरह के मतलब ये बाल मन के गीत हैं जो छोटे मिले। तो उसके बाद तो बहुत सारे पर्यावरण पे गीत हुए, महिला समता पे, महिला शिक्षा पे, साक्षरता के दौरान बहुत सारे गीत नाटक बने। फिर उसके साथ साथ कविताएं बनती चली। ये इसमें स्कूल का मेरा बहुत ज़्यादा योगदान है, मेरे खासकर स्कूलों में, क्योंकि समाज था उस वक्त थोड़ा सा, जब मैं छोटी थी तो आप सोचो कि 10वीं 12वीं तक तो ऐसा था कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना ही ठीक था, कि फटाफट उसकी शादी करवा देते थे। तो ये फिर वो विरोध के बावजूद ही हम लोगों को आगे निकलना पड़ा। बस इसमें फिर कुछ कविताएं, कुछ गीत बनते चले और लोकगीतों में हम गाते चले। आज शायद उन्हीं की एक फल है जो आपके साथ बैठे हैं। बहुत ही खूबसूरत। बिल्कुल, वो समाज एक ऐसा था जिसको कह सकते हैं कि एकदम पितृसत्तात्मक समाज से जब निकलना होता है, उन बेड़ियों को तोड़ना होता है, तो हिम्मत तो लगती है और वो जज्बा भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपने बात की, हम अभी पढ़ाई की बात कर रहे थे कि कैसे वो छोटी सी बच्ची, जो आपने तो खुद वो चीज़ें देखी थी, और आप वो जो मार्मिक भाव है वो आज भी दिखता है। तो उस टाइम जैसे लड़कियों को पढ़ाने नहीं भेजा जाता था। और आपकी बात करें तो आगे चलकर आपके मास्टर्स डिग्री की बात करें तो 3-4 विषय में आपने जो है मास्टर्स किया, और थोड़ा बताइए उस बारे में कि कैसे वो पढ़ाई का सिलसिला जारी हुआ। और जैसे आप बताती हैं कि शादी जल्दी हो जाती थी, तो आपके साथ भी ज़रूर किस्सा हुआ होगा कि 6ठी 7वीं या 8वीं के आसपास कोई रिश्ता आया हो। कोई किस्सा सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बहुत सारे किस्से, एक किस्सा हो जाए तो मज़ा आ जाए, क्योंकि आपकी वो जो मैं जब कह रही थी और आपकी जो स्माइल आ रही है, आपको लग रहा है कि कोई एक खतरनाक किस्सा, खूबसूरत किस्सा आपकी आंखों के आगे आ गया हो। मुझे ना मेघा, एक जिस तरह का हमारा एक किस्म का, मुझे एक क्रांतिकारी, एक विरोधी मुझे उसी समाज ने बनाया कि भाई पढ़ना लिखना तो कोई बुरी बात नहीं थी, फिर भी मुझे पढ़ने क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि माँ बाप तो पढ़ाते लिखाते थे। मेरी माँ ने मुझे कोई भी ऐसी घर की जो कार्य है जो मुझे नहीं आते हों, तो छोटे छोटे थे, उनको पारंगत नहीं थी सिलाई में, बुनाई में, कढ़ाई में, तो उन्होंने, जब तकलियाँ होती है ना हमारी ऊन काटने की, तो उन्होंने उसमें ये गाचियाँ होती थी उस दौरान, वो गाचियाँ तकली में सिखाई मुझे बुनानी। तो आज के उस दौरान, क्योंकि ससुराल में जाके उनका सिर नीचा ना हो, तो ऊन काटनी में मेरी प्रतियोगिता आज भी करेंगे तो मैं जीत जाऊंगी इसमें। अरे वाह। तो ऊन काटनी, स्वेटरें बुननी, उसके बाद में जब घर पे तो पिताजी पट्टू बनाते थे, तो पट्टू बनाने महिलाओं को, वो ये तो बोलते थे कि महिलाओं का काम नहीं है ये, तो मुझे लगता था कि ये तो मैं तो कर सकती हूँ इसको। छोटी सी थी मैं, शादी से पहले मैं इंसिडेंट सुना देती हूँ, क्योंकि पट्टू नहीं बुनने देते थे घर पे, पिताजी बुनते थे। तो जब मैं स्कूल जाती थी तो क्या करते थे, दिन को जब आते थे ना छुट्टी, हमारे घर के पीछे स्कूल था, जब छोटे थे हम लोग, तो उनके आने तक ना, जब पिताजी खेत में होते थे, हम बुन के रखते थे। फिर जितना बुना वो बिल्कुल ठीक ठाक बुनना, क्योंकि बोलते हैं कि शुरुआती में आदमी बहुत परफेक्ट करता है। जहाँ तक बुना वहाँ तक, पीछे जहाँ से पिताजी ने शुरू किया था वहाँ तक उधेड़ के रखते थे। अरे तो नीचे जो पावलियाँ बोलते हैं उनको, जो रच की, तो वहाँ पहुँचती नहीं तो पहले ऐसे होना, नीचे पावलियाँ दबानी, फिर खड़े होकर फिर बुनना। तो इस तरह का कुछ इंसिडेंट करते थे हम लोग। तो पारंगत थी। तो गांव में क्या होता था, पहली जो लड़कियों में काबिलियत देखी जाती थी कि भाई भेड़े चराती है कि नहीं, गोबर ढोना आता है कि नहीं। मेरा था कि भाई मैं थी पहलवान टाइप की, स्पोर्ट्स में रही, छोटे से स्पोर्ट्स में रही, खेलों में रही। तो बोझे ढोने में मास्टर, खेती बाड़ी में मास्टर। भाई मेरी माँ कहती थी कि तू डरा देती है काम को। तो मांजरियाँ बनानी, पूले बनानी, आज भी आती मुझे, रस्सी बनानी, जानवरों के लिए जो दाव में बनानी। तो शादी बहुत छोटे में रिश्ते आने शुरू हो गए। जी जी, सब देखते थे गाँव में, भैया बड़ी तेज है काम में। तो मैं सुनाती हूँ आपको, 7वीं मेरी, मतलब 7वीं 8वीं में जा रही थी मैं, 7वीं पास होके 8वीं में हुई थी शुरुआती दौर में।
तब मेरे को एक रिश्ता है, मैं ऐसे हंसने के लिए सुनाती हूँ जी जी जी। मैं बाहर उस वक्त खिड़की में प्लास्टिक के वो लगाते थे, शीशे भी नहीं होते थे, नया नया घर बना था हमारा, ऐसे पहले पुराने घर तो सिंपल ही होते थे। जी जी जी। मैं वहाँ, मेरी खड्डी थी, रच था, खड्डी भी नहीं बोलते हैं, रच, वहाँ बुन रही थी तो मुझे सुनाई दिया अंदर कि वो रिश्ता लेके आए होते। ये तो नॉर्मल बात थी, मेरे मैं ज़्यादा वो ध्यान नहीं देती थी, अपने काम की तरफ ध्यान दे। तो मुझे सुनाई दिया कि उन्होंने कहा कि बेटी को भी पूछ लेना था भाई शादी के लिए, भाई ये भी है राजी कि नहीं है राजी। तो मैं वो बात सुन ली, पिताजी ने बोला भेड़ों को कोई पूछ के उनकी ऊन भाई पहाड़ी में बोलते भेड़ा कोई पूछे मुना थी। जी, थोड़ा समझा दीजिए जिनको ये भाषा नहीं आती कि इसका क्या मतलब हो, कि आपके पिताजी ने क्या कहा। बोला भेड़ा कोई पूछिए मुना सी, मतलब कि भाई भेड़ों से जब ऊन निकालते उनको पूछते थोड़ी ये भेड़ जी हमने आपकी ऊन निकालनी है अब। जी। तो ये हुआ। ये जो किस्सा है ये हम जारी रखेंगे, लेकिन एक लोकगीत इन बातों ही बातों में हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ये खूबसूरत गाना कृष्णा जी, आपके रिश्ते की बात हो रही थी, ये गाना भी कहीं ना कहीं वही बता रहा है कि आपके गांव में जब पावने आए, जिसे पावने हम कहते हैं कि मेहमान आए, तो आपके लिए जब रिश्ता आया तो क्या रिएक्शन था आपका? क्योंकि पिताजी ने तो कह दिया था कि भेंट से ऊन तो पूछ के तो निकाली नहीं जाती। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा रिएक्शन ये था, मैंने कुछ नहीं देखा, आओ नहीं देखा, ताऊ देखा, अंदर चली गई और मैंने उनको कहा कि चले जाइए आप यहाँ से चले जाइए, मुझे अभी पढ़ना है, मुझे बहुत कुछ करना है। तो आप मतलब अब शाम होने वाली थी, अब बेचारे बोले कि आज रात को रहने दो, सुबह चले जाएंगे हम लोग। जी। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे मतलब किस्से हुए मेरे साथ। फिर बाद में तो एक समय ऐसा आया कि जब मैं +2 के बाद, आप सोचो कि 11वीं के बाद माँ पिताजी को ये लगना शुरू हो गया था कि अब मतलब ये नहीं मानेगी, क्योंकि उनको लग रहा था ना, क्योंकि समाज में ऐसा था कि जो समझदार तबका था वो मतलब वो सराहना भी करते थे कि अच्छा काम कर रही है। अब कितनी बेटियों को रास्ते खुले। एक समय था माँ बाप कहते थे कि हमने अपनी बेटी को कृष्णा जैसे नहीं बनाना, मतलब कि भी पैंट पहनने वाली और से नाचने गाने वाली नहीं बनाना हमने, ऐसा बोलते थे। आज देखो समय के कितना बदलता, आज नहीं काफ़ी समय से पहले, जब से माँ बाप सहायता करने लगे अपनी बेटियों की भी और बच्चों की भी, तो अब खुद कहते हैं माँ बाप कि हमने कृष्णा जैसी अपनी बेटियाँ बनानी है। तो मेरे लिए शायद ये बहुत बड़ा सुखद है, वो भूल जाती हूँ मैं फिर वो जो समय था। तो ये इस तरह के किस्से तो बहुत सारे हुए बचपन में जी, शादियों के। बहुत ही खूब। तो कृष्णा जी, ये पूरा सफ़र
और ये सफ़र के बहुत सारे मोड़, और हर मोड़ की आपने मंजिल भी आपको मिली है, हर एक चीज़ की बात की जाए तो आज के समय में हमारे हिमाचल में जितने लोक गायक हैं जो बहुत प्रसिद्ध है, आपने, मुझे लगता है हर एक गायक ने जो आपका लिखा गाना जो गाया है वो सुपर हिट हुआ है, लेकिन कोई ऐसा गाना है जो पहला गाना जो आपने लिखा हो और जिससे आपको बहुत प्रसिद्धि मिली हो, उसके बारे में कुछ आप अगर बताना चाहें? एक तो मैं बोल सकती, बहुत सारे गीत है, जैसे मैं लाइनों में ही बता दूं आप कुछ को, जैसे बांकी पटुआड़ी है, तू सुने तारा लाड़ी है, बिंदु तेरे नखरे, तेरे लागा मुंह में दोंदरा चा, पता नहीं अब कितने कौवे चली तू शोभली मीरा, तारा लाड़ी है, अगर आप वो गा पाओ 2 लाइंस तो मजा आ जाए। वो इतना खूबसूरत गाना लिखा है आपने, और जिसने गाया भी है उन्होंने भी अपनी ओर से बहुत ही खूबसूरती से निभाया है। वो तो ये जो गीत गाया है वो तो हिमाचल के, मुझे लगता है कि संस्कृति की नींव उन्हीं लोगों ने रखी है, बलवीर ठाकुर जी और धर्मेंद्र शर्मा जी ने गाया ये गीत, इतना मतलब खूबसूरती से निभाया हुआ है। अब तो बहुतों ने गा लिया जी इस गीत को। तो ऐसे सैकड़ों गीत है जो आज शायद आप बोलेंगी तो मैं बता सकती हूँ कि भाई ये गीत शायद बहुत सारे, अब कुलदीप जी का गीत दिखाया ना इसमें, इनके साथ भी शुरुआती दौर में जब ये इस लाइन में आ रहे थे तो मेरा भी गीत है, मैंने सोचा कि शायद वो दिखाएंगे इनके साथ, कुलदीप जी के साथ। तो बहुत सारे, मैं लगभग जो गायकों ने मेरे लिखे गीत गाए हुए, तो सुना देती हूँ। हो तू सुने तारा लाड़िए उतामिए, तेरे लगा दोंदेरा सावा, तू सुन गे तारा लाड़िए उतामिए, तेरे लगा दोंदेरा सावा, तू सुन गे तारा लाड़िए, हो मिलिए बिछड़ना कई घेर मिलना, जिंदड़ी साधु पासंगे छावा, हो मिलिए बिछड़ना कई घेर मिलना, जिंदड़ी साधु पासंगे छावा, हो रगला दे ढिगणे, हो रगला दे ढिगणे, दस धुरिया पैना नावा, तू सुन गे तारा लाड़िए उतामिए, तेरे लगा दोंदेरा सावा, तू सुन गे तारा लाड़िए। वाह, आपने एक से बढ़कर एक गीत दिए हैं कृष्णा जी। जैसे आपने स्टार्टिंग में भी कहा था कि कुछ लोगों को लगता है कि कुछ गीत जो गाए हैं गायकों ने वो पारंपरिक लोकगीत होंगे, लेकिन वो आपके लिखे गए गीत हैं। वो इतनी खूबसूरत बात है। शादी में फिर से आना चाहूँगी, क्योंकि आपके जीवन में जो है, जैसे आपने कहा कि लोगों से बहुत कुछ सुनने को मिला कि अगर स्त्री के तो चरित्र पर ही वार किया जाता है तो उससे बुरा तो क्या ही होगा। तो बचपन का किस्सा सुना है आपने, कह दिया कि घर से चले जाओ, आधी रात को आपने कह दिया। तो जीवन में जब आप आगे बढ़े तो फिर आपको जीवन में हम सफर मिले, तो आप कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? ये बहुत ही सुखद है जी कि एक समय था कि इतना मतलब झंझावातों से मैं गुजरी, ऐसे ऐसे पड़ावों से, ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े मोड़ों से मैं गुजरती चली गई। एक था कि मेरा ये जीवन में रहा, क्योंकि सहारा नहीं रहा, जिसको कहते हैं ना कि एक सहारा हो तो फिर वो आगे निकलता है, मुझे कोई सहारा नहीं रहा। प्रतियोगिता भी मेरी महिलाओं के साथ बहुत कम रही, क्योंकि जब आगे निकलना था तो पुरुष ही ये होते थे। शायद ऐसा ये प्रकृति है, इसमें कोई, मैं नहीं कहती हूँ कि बिल्कुल नकारात्मक बात भी कहनी, आज तो मैं सकारात्मक भी बोलती हूँ। वो जो दौर था वो बहुत काफ़ी मुश्किल था, मुझे लगता है। आज मैं कहना चाहती हूँ, मैं कई बार ऐसे पढ़ती हूँ ना जी जीवनियाँ, फिर सोचती हूँ मैं यार कि काफ़ी कम है हम लोगों ने जो सहा, बहुत कुछ दौरों से जो गुजरे। तो एक समय ऐसा होगा था कि अब शादी करनी ही नहीं है, क्योंकि महिलाओं को देखती थी कैसे शराब पी के कैसे हो रहा है, किस तरह का ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो बहुत मुश्किल लगता था। फिर छोड़ ही दिया, फिर भाई शादी करनी नहीं, इरादा ही बदल दिया। फिर समाज सेवा में झोंकने का एक मन किया।
तो इस तरह से आगे जब चलकर मैंने ज़मीन भी खरीद ली, घर भी बना लिया कि करनी नहीं है शादी जी। ताकि ये भी एक डर था कि घर परिवार वाले ये ना सोचे कि कल दिन को ये मायके में रहेगी, शायद जी, ऐसा शायद मेरे भाइयों ने नहीं जी। सोचा होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा अपने आप से, तो मैंने घर भी तो बना आप लिया। खुश है यानी कि अब आपको जैसा जीवन साथी चाहिए था वो आपके जीवन में है। बिल्कुल। जी। अब जो मेरे जीवन साथी हैं वो भी इसी संगीत जगत के जी। काफ़ी मशहूर संगीत में हैं। वो बाहर आजकल शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दे रहे हैं। जी। हिमाचल में भी उन्होंने बहुत संगीत के क्षेत्र में कार्य किया, खासकर जो हमारे शास्त्रीय संगीत है, बहुत सारे जो हमारे वादन हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको बजाते हैं। जी। तो हिमाचल के शायद मुझे लगता है कि यूथ फेस्टिवल में पहला गोल्ड मेडल भी उन्होंने ही लाया है। आप नाम बता सकती है, कुछ दर्शकों को शायद मालूम नहीं होगा। जी जी, मेरे श्रीमान जी का नाम है राजा जरनैल सिंह, जी। वो सुंदरनगर से हैं। जी। और उन्होंने बल्लभ, जो किसी टाइम जो शास्त्रीय संगीत में जो लोग होते हैं, बहुत ही बल्लभ खूबसूरत। जीतना उनके लिए जी। एक सपना भी होता है। जी। तो उन्होंने वो बहुत भी- ही खूबसूरत। वो भी कृष्णा जीता जी, है। आप कुल्लू की बेटी है, मंडी की बहू है, पूरे हिमाचल को आप पे गर्व है और बहुत बहुत ज़्यादा गर्व है आप पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आई। लेकिन कार्यक्रम ऐसे ही ख़त्म नहीं करेंगे हम, जाते जाते भी आपका मन पसंदीदा गीत ज़रूर हम अपने दर्शकों को सुनाना चाहेंगे। तो आपके गाने के साथ ही कार्यक्रम का हम अंत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जी। तो दर्शकों, आज के इस अंक में इतना ही, लेकिन बने रहिए डीडी हिमाचल के साथ और जाते जाते आपको कृष्णा जी के गाने के साथ छोड़े चले जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कौड़ी जो गान है ये कोई सदी, कौड़ी जो गान है ये कोई सदी, बणी गवाह सरियो नदी, बणी गवाह सरियो नदी, कौड़ी जो गान है ये कोई सदी, कौड़ी जो गान है ये कोई सदी। राम लला आए अपने घोरा, राम लला आए अपने घोरा, धन धन हुई भारत धरा, धन धन हुई भारत धरा, कौड़ी जो गान है कोई सदी, कौड़ी जो गान है कोई सदी।